पाकिस्तान की आप हालत जानते हैं कि एक पपेट प्राइम मिनिस्टर बिठाया हुआ है कि सेना को बारूद चाहिए, हथियार चाहिए, ये चाहिए, फंड चाहिए। सीटी बजते ही आदेश मिलता है, टास्क मिलता है, उसको एग्जीक्यूट करते हैं। कि आज की तारीख में हर राजनीतिक दल, हर नेता पूरी तरह से देश के साथ, देश की सरकार के साथ और देश की सेना के साथ हैं। पहलगाम में कायरो ने जिस तरीके से कायराना हरकत की थी और उस हरकत के बाद से लगातार सेना ने पूरा, जो ये कहा जा सकता है कि अपनी योजना बनाई, एक रणनीति बनाई, एक होमवर्क बहुत मजबूती से किया और सबसे पहले उस मिशन का नाम दिया सिंदूर। इस मुद्दे पर बात करने के लिए कर्नल शरण जी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं आपसे यही जानूंगा, इस मिशन का नाम जो सिंदूर दिया गया है, बड़ा गंभीर नाम है सिंदूर, और सिंदूर हमारी मेथोलॉजी में, हिंदुस्तान में बहुत वजन रखता है और बहुत पवित्र माना जाता है। वजह क्या थी सिंदूर की, क्या मानते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो इसको माइथोलॉजी से मत जोड़िए। ये हमारे भारतीयों के आम जीवन, आम आदमी के संस्कारों का हिस्सा है कि कुछ मान्यताओं को हम बहुत सम्मान की नज़र से देखते हैं। जैसे हम किसी को बहन बोलते हैं, किसी को माता बोलते हैं, तो अपने आप एक सम्मान की झलक अपने आप आ जाती है, चाहे वो कोई धर्म हो, कोई भी जाति हो। लेकिन भारत का स्वयं में एक अपने आप में पूर्ण संस्कार है ये। उसी तरीके से इस ऑपरेशन का नाम ऑप सिंदूर रखने का सबसे बड़ा कारण ही यही है कि इस बार जो पाकिस्तानी आतंकी हुक्मरानों ने हमारे देश में जो लगातार हिंदू मुस्लिम नफ़रत की राजनीति अपने अपने लाभ के लिए चला रहे थे लोग, वो खैर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य अलग है, लेकिन दुश्मन हमेशा आपकी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाता है। और उन्होंने यही हिंदू मुस्लिम की नफ़रत की राजनीति का फ़ायदा उठा के मिलिटेंट्स ने जब लोगों को मारा है तो नाम और धर्म पूछ के मारा है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि पत्नी के सामने पति को गोली मारी गई हो और पत्नी और बच्चों को भेजा गया हो। तो मैं ये नहीं कहता कि सबको मार देना चाहिए, लेकिन आप कल्पना कीजिए कि कितनी पीड़ाजनक है ये बात कि किसी पत्नी और बच्चे के सामने उसके पति और पिता को मारा जाए। तो मुझे लगता है कि इस बात का प्रतिशोध और इस बात का पाकिस्तान के आतंकी हुक्मरानों को सबक देने का सबसे सही माध्यम ये था कि तुम्हारा शायद हमला ही सिंदूर पे था, तो तुमसे बदला भी सिंदूर ही लेगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि वो जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी और दूसरी में भी अब खैर 2 लेडी ऑफिसर सामने आईं, 2 अलग अलग धर्म और अलग अलग फोर्स से आईं, कहीं ना कहीं ये बताने के लिए कि भारत की यही दुनिया में पहचान है। हम विविधताओं के देश हैं, हर राज्य का अपना पहनना ओढ़ना, खाना पीना, रहन सहन, लेकिन जब बात देश की आती है तो यही विविधता एकता बन के खड़ी होती है। और ऐसा उदाहरण पूरी दुनिया में भारत के अलावा कोई नहीं है। तो इस ताकत को स्पष्ट तौर से हमें अपने पड़ोसियों को बताना था, जो हमारे घर में आकर के कुछ हरकत करना चाहते हैं, कि अगर तुम्हारा हमला सिंदूर पे था तो बदला भी सिंदूर ही लेगा। अगला सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से पहलगाम की घटना के बाद इंडियन जो आर्मी है, बाकी हमारी जो सेनाएं हैं, उन्होंने तैयारी की और जो पहले दिन स्ट्राइक हुई, उस स्ट्राइक से कितना डैमेज आप पाकिस्तान को मान रहे हैं? इसका परिप्रेक्ष्य थोड़ा मैं बढ़ा के जवाब देना चाहूँगा, अगर आप इजाज़त दें। देखिए, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, आप हिंदुस्तान का इतिहास देख लीजिए और मैं तो कहता हूँ 47 के पहले का भी देख लीजिए। एक सोच कहीं ना कहीं सभी में होती है कि हम इंडियन आर्मी के लिए बोलते हैं कि नॉन ऑक्यूपेशनल फोर्स है, मतलब कि हम किसी की देश में जाके उसकी ज़मीन पे कब्जा करने की एकमात्र शायद दुनिया में सेना है जिसके अंदर इस तरह की कोई सोच नहीं है। और हम लोगों की जो ट्रेनिंग और अलग अलग टाइम पे कोर्सेज भी चलते हैं तो उसमें इस तरह की कभी भी शिक्षा नहीं है, उसका सिलेबस का पार्ट ही नहीं है कि दूसरों पे कैसे कब्जा करें, दूसरों की ज़मीनों पे कैसा कब्जा करें। तो इंडियन आर्मी इज़ नोन एज ए नॉन ऑक्यूपेशनल फोर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। लेकिन फिर एक चीज़ और भी है, हमारी देश की सेना किसी दूसरे के देश में जाकर के किसी चीज़ को कब्जा करने की नीयत नहीं रखती है, हमारे संस्कार में नहीं है, ट्रेनिंग में नहीं है। बट फिर एक चीज़ बहुत तगड़ी हमारे ट्रेनिंग में है, अगर हमारे घर में कोई घुसेगा हिसाब बराबर होगा। यही भारतीय सेना की पहचान है। तो जो भी हमारे संबंध पड़ोसी मुल्कों से जैसे भी हैं, पाकिस्तान से हैं, सबको पता है सन 47 से किस तरह से दिक्कतें आई हैं। लेकिन जो वर्तमान हालात में उन्होंने शुरुआत की है, उनके आतंकवादियों ने आके हमारे पर्यटकों को मारा है,
मुख्यतः हिंदू मुस्लिम नफ़रत का इस्तेमाल करते हुए और कश्मीर के पर्यटन को नुकसान करने के लिए, कि जानते हैं कि कश्मीर के आम जन के पास पैसा आएगा, समृद्धता आएगी, समझ आएगी, शिक्षा आएगी, जागृति आएगी। वो नहीं चाहते कि कश्मीर में खुशहाली हो। कश्मीर में खुशहाली होगी तो उनके अपने देश में जो दुनिया भर का सेना के नाम पे पैसे का जो करप्शन है, जो पूरा गड़बड़ झाला है, वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए इस मुद्दे को करने के लिए उन्होंने ये किया। तो जो हमने या हमारे देश ने, हमारी सेना ने, हमने, आपने, 142 करोड़ जनता ने जो कुछ भी पाकिस्तान में किया है वो किया नहीं है, हिसाब किया है। करने में और हिसाब करने में फ़र्क है। हम पहले नहीं घुसते हैं, हिसाब पूरा करते हैं। और ये आपने एस्केलेशन की शुरुआत देखी होगी। मिलिटेंट्स आए, उन्होंने एक्शन लिया। हमने टेररिस्ट कैंप्स पे टारगेट किया है, किसी सिविलियन पॉपुलेशन पे, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पे, या किसी जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट कोई बड़े डैम हो, न्यूक्लियर प्लांट हो, बिजली के प्लांट हो, ऐसे किसी चीज़ पे हमला नहीं किया। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान के जनमानस को, आम आदमी को कोई तकलीफ़ हो। लेकिन अब जब ये सेकंड स्टेज में आप देखिए कि पाकिस्तान ने कहाँ हमला किया, हमारे एयरपोर्ट्स पे हमला किया, हमारी सिविलियन पॉपुलेशन पे हमला किया। और सुनने में आ रहा है कि अमृतसर की तरफ जो टारगेटेड मिसाइल्स थी वो शायद गोल्डन टेम्पल के लिए थी, और पुंछ में एक गुरुद्वारे के ऊपर हुआ ही आपने देखा है। तो जिस तरीके से इन्होंने सिविलियन पॉपुलेशन पे और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पे हमला किया है, तो हम लोगों की फ़ौजी टर्मिनोलॉजी में तो अब ये स्टेज टू पे चला गया है। और इसीलिए फिर भारत ने उसकी जवाब दिए हैं। और कल कितने जगह पर, परसों रात में और कल रात में कितने शहरों के ऊपर मिसाइल्स के हमले हुए। खाली कबाड़ा यहाँ पे LOC को और इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके आया है। मिसाइल तो वहीं की वहीं उड़ा दी गई, लेकिन जब एक प्रोजेक्टाइल चलता है तो उसका वो कचरा भी उड़ के उसी ट्रेजेक्ट्री पे आता है। तो हिंदुस्तान की सीमा के अंदर तो उन मिसाइलों का कचरा गिरा है। एक भी मिसाइल भारत की धरती पे नुकसान करने के लिए छू नहीं पाई। ये काबिलियत क्यों है? क्योंकि हमारा शांति प्रिय देश है, हम खाते पीते हैं, समृद्धता की तरफ बढ़ रहे हैं, मजबूती की तरफ बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि दरिद्र नारायण है वो, खाने को रोटी नहीं है। गलत टाइम पे गलत नंबर डायल करेंगे तो यही जवाब मिलेगा। जिस तरीके से उन्होंने अपनी मिसाइल्स भेजी, ड्रोन भेजे, और इंडियन आर्मी ने बड़ी बहादुरी से उनको वहीं डिस्ट्रॉय कर दिया, क्या लगता है कि ये उधारी की ज़िंदगी से कितना लड़ सकता है हिंदुस्तान से? देखिए, आपने कहीं ना कहीं सामरिक दृष्टिकोण का सवाल पूछा है, और बहुत अच्छा सवाल पूछा है। और काफ़ी लोग अब इस बारे में चर्चा करने लगे हैं कि कोई भी देश जब सैनिक कार्रवाई की बात करता है किसी भी तरह से, तो वो बहुत सारी परिस्थितियों को देखना पड़ता है कि उसकी खुद की आर्थिक स्थिति, इकोनॉमी की क्या हालत है, सेना का क्या मोराल है, वहाँ की पब्लिक की क्या हालत है, लोकतंत्र के बारे में उनका क्या विचार है, कितनी मजबूती है, और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आसपास के दुनिया के बाकी देशों से उनके संबंध कैसे हैं। पाकिस्तान की आप हालत जानते हैं कि एक पपेट प्राइम मिनिस्टर बिठाया हुआ है, जो वहाँ का PM था इमरान खान। किन परिस्थितियों में उसको जेल डाला है और क्या उसके पीछे मसले वो आप जानते हैं। एक और सिरफिरा आया है, वो अपने आप को जियाउल हक समझने लगा है। तो मैं क्या कहूँ, जियाउल हक की मौत कैसे हुई थी पूरी दुनिया जानती है। मुझे तो लग रहा है चीथड़े भी नहीं मिले थे। तो है, उस देश का कल्चर है, वहाँ की सेना का हाल ऐसा है कि कहीं ना कहीं पूरी सत्ता पाकिस्तान की वो सेना संभालती है। तो वहाँ पे बहुत करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, उनके वैल्यू सिस्टम बहुत कमज़ोर है हमारी सेना से। हम लोग तो लोकतांत्रिक देश की सेना है, जो भी प्रधानमंत्री जी आदेश देते हैं हम उसका क्रियान्वयन करते हैं। पाकिस्तान में सेना अध्यक्ष ही सब तय करता है। सेना अध्यक्ष को उनके अच्छी तरह से पता है कि वर्तमान परिस्थितियों में पाकिस्तान में बहुत गुर्बत है, उनकी इकोनॉमी में इतनी ताकत नहीं है कि एक हफ्ते की लड़ाई झेल सकें, उनके सेना के पास गोला बारूद नहीं है, और इस कारण उनके सेना के जो सैनिक हैं उनका मोराल बहुत डाउन है। और लगातार जगह जगह चर्चा हो रही है कि पाकिस्तान में अगर स्थितियाँ और बिगड़ी, युद्ध अगर आगे एस्केलेट हुआ तो शायद पाकिस्तान की सेना में भगदड़ हो। और जो आसपास के देश हैं वहाँ से संबंध भी आपको पता है, एक आज छुटभैया तुर्की टाइप के देश मदद कर रहे हैं। और आज आपको पता ही होगा, आज IMF की बॉडी की आज मीटिंग है, जहाँ पे पाकिस्तान ने ऑलरेडी एक निवेदन लगा रखा है। वो चंदे पे जीने वाला देश है, उन्होंने फिर लोन मांगा है। और सुबह से लगातार पूरी दुनिया से लोग अलग अलग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि इन आतंकियों को एक चवन्नी भी मत देना। अगर वो चवन्नी भी दोगे तो वो किसी गरीब की गरीबी के लिए नहीं, सेना के लिए इस्तेमाल करेंगे।
तो पाकिस्तान ने बहुत गलत समय गलत डिसीजन लिया, इनकी बर्बादी का रास्ता खोला है खुद। जब बर्बादी की बात आती है तो अगर बात करें तो उन्होंने हिंदुस्तान से पंगा ले लिया पहलगाम से आकर के। बलूचिस्तान भी लगातार इन पर घुसा हुआ है और खबरें तो यहाँ तक आ रही हैं कि उसने ये घोषणा कर दी है कि हमें स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया जाए और हिंदुस्तान से कहा है कि हमारे जो आयुक्त हैं उनको बिठाया जाए। लेकिन तीसरा जो अंदर खाने जो अंदरूनी लड़ाई है वो टीटीपी के साथ उनके मौलाना ने भी जंग ऐलानी कर दिया है। देखिए ये बड़ा एक अजीब सा देश है, ये बहुत तेज़ी से गुर्राते हैं और स्थितियां बदलती, मैं साधारण भाषा में कह रहा हूँ, स्थितियां बदलती सबसे पहले पूंछ नीचे दबा के भागते हैं। पाकिस्तान की स्थिति थोड़ी और बुरी होगी तो आप देखेंगे कि बलूचिस्तान के इलाके में जो वहाँ के लोकल कबायली जो हैं उनकी आवाज़ और मजबूत होगी। सुनने में तो ये आ रहा है कि जो आर्मी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उन पे उन्होंने वहाँ हमले किए हैं कल। और आप भी जानते हैं कि जब कोई दुष्ट हो और दुर्दिन में हो तो उससे अपना हर कोई गली में हिसाब लेना चाहता है। तो जो उनके वेस्टर्न फ्रंट पे उनकी प्रॉब्लम्स कॉम्प्लेक्स ही नहीं हो रही हैं, इनकी इंटरनल बहुत स्किर्मिशेस बहुत डिफरेंसेस हैं। जैसे ही ये कमज़ोर होंगे उनके सेनाध्यक्ष, तो जो वहाँ पे थियोलॉजिकल बॉडीज़ हैं जो धार्मिक मसलों से पैसा वहाँ का कंट्रोल करती हैं, वो इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देंगी कि आप लोगों ने ये सब गड़बड़ किया, इसको सुधारिए, इस सेना अध्यक्ष को हटाइए, इसको जेल में डालिए, लंदन भेजिए, नया सेना अध्यक्ष बनाइए। तो कोई बड़ी बात नहीं, अगर ये एक आध दिन एस्केलेट हो जाएगा तो आपको आश्चर्यजनक से हो सकता है कि ये खबर मिल जाए कि वहाँ का सेना अध्यक्ष मारा गया है या लंदन चार्टर फ्लाइट से भाग गया है या उसको जेल में डाल दिया, दूसरा बना दिया है। ऐसे देश को बिल्कुल डिसबैलेंस होने में शायद 24-48 घंटे भी ना लगें, अगर इसी तरीके से वो जिद और मुगालते में अगर उनका सेना अध्यक्ष रहा तो। आपने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान उनकी संसद में देखा होगा, क्या इस बयान को आप किस मायने से और किस तरीके से देखते हैं? भाषा में थोड़ी अशिष्टता लग सकती है, लेकिन दुश्मन देश है वर्तमान में तो बिल्कुल क्लियर है। वो तो करीब 15 दिन से लगातार रो रहा है, तो आप उसके कौन से क्रंदन और कौन से रोने की बात कर रहे हैं, किस बयान की बात कर रहे हैं, अगर आप मेरे को स्पेसिफिक बता दें तो मैं कहूँ। उनका अंतिम बयान यही था कि हिंदुस्तान से हम युद्ध ना करें और अपनी कौम को, अपने देश को बचाएं किसी भी तरीके से। उसके बावजूद ये हमले चल रहे हैं, रात में आकर देखें। शेर की खाल में रंगे हुए भेड़िए हैं। माहौल के हिसाब से अभी मैंने आपको बताया, ये सब के सब बोल रहे हैं कि सारा फंड को डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने एक रास्ता खोला है कि सेना को बारूद चाहिए, हथियार चाहिए, ये चाहिए, फंड चाहिए। तो कहीं ना कहीं पैसे का घालमेल करना है। इंसाफ सारे का सारा वहाँ का सिस्टम करप्ट है, सबने पैसे का घालमेल करना है। जैसे ही ये स्थितियाँ बदलेंगी, अगर उल्टी पड़ेंगी, जो दिख भी रहा है क्या हाल होने वाला है, तो इन्हीं में से कुछ सियार तुरंत जो है वो शेर की खाल उतार देंगे और गाय बैल बकरी की खाल ओढ़ के बैठ जाएंगे। तो ये उसी तरह का बयान है। ये राजनीतिक लोग भी वहाँ पे और सेना के बहुत जनरल इस समय पाइपलाइन में वेट कर रहे होंगे कि स्थितियाँ कब पलटें और हम मैदान में आएँ। तो ये उसी के एक हिस्से का आप फोकस मान लीजिए। जिस तरीके से इंडियन जो आर्मी है या हमारी जो सेना है, उसने जिस तरीके का माहौल क्रिएट किया है पाकिस्तान के खिलाफ, कितना लग रहा है कि कितने हौसले टूट गए होंगे और आगे कितनी हिमाकत कर पाएगा? आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, भारतीय सेना की तरफ से कहीं कोई बयानबाजी नहीं है, कहीं से कोई किसी भी तरीके का अटेंशन लेने की कोई कोशिश नहीं करती भारतीय सेना लगातार 24/7 365 अपने ट्रेनिंग एरियाज़ में ट्रेनिंग करती है और तैयारी के साथ रहती है कि कभी भी सीटी बजाई जाए और जो हुक्म दिया जाए उसको पालन करेंगे। लेकिन भारतीय सेना की एक आदत और है, सीटी बजते ही आदेश मिलता है, टास्क मिलता है, उसको एग्जीक्यूट करते हैं, वापस आते हैं, हथियार और सामान चुपचाप जमा करते हैं और कैंट के अंदर समा जाते हैं। उसके बाद क्रेडिट के लिए भी कोई दहाड़ नहीं, कोई आवाज़ नहीं। एक अच्छे सोल्जर की पहचान ही यही है कि जब टास्क मिले अपना टास्क करिए और गायब हो जाइए, फिर क्रेडिट के लिए और इन सब चीज़ों के लिए बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान के साथ जो कुछ हुआ है आपने देखा होगा, हमने अपनी तरफ से किसी भी स्टेज पे कभी शुरुआत नहीं की। जैसा पहले भी कहा, नॉन ऑक्यूपेशनल फोर्स है, लेकिन इतना तय है कि जब जब इन्होंने जो किया है उसको और बेहतर मजबूती के साथ हमने जवाब दिया है। अगर ये पूर्णतया
एक लिमिटेड वॉरफेयर की तरफ भी जाता है, अगर कन्वेंशनल वॉरफेयर की तरफ नहीं भी जाता है, लिमिटेड वॉरफेयर की तरफ भी जाता है, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा 2-4-5 दिन सस्टेन करने की हालत में है। शायद उनका अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल और मिलिट्री इकोसिस्टम है वो क्रम्बल कर जाएगा, बिल्कुल क्रैश कर जाएगा। इस स्थिति में तो सेना ने कम से कम साबित करके पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का चेहरा रख दिया है। मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जिस तरीके से ये पूरा माहौल बना हुआ है पूरे देश में, क्या मैसेज रहेगा एज ए कर्नल, एज ए आर्मी सोल्जर आम लोगों को, उन तमाम जिम्मेदार लोगों को जो समाज में बैठे हैं, जिनकी वजह से, जिनकी बयान से तमाम चीज़ें बदलती और बिगड़ती भी हैं? आज के वक्त में सबसे ज़रूरी सवाल आपने पूछा है, ये जो पूछा है, और इसके दो परिप्रेक्ष्य हैं। पहला जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो राजनीतिक दल हैं उनके परिप्रेक्ष्य में, और दूसरा आम जन जो पूरी आबादी 142 करोड़ के करीब है। हमें बहुत गर्व करने की ज़रूरत है इस बात पे कि हम इतने स्वस्थ लोकतंत्र के रूप में पनपे हैं कि आज की तारीख में हर राजनीतिक दल, हर नेता पूरी तरह से देश के साथ, देश की सरकार के साथ और देश की सेना के साथ हैं। हमारे अपने पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने भी यही कहा है, कठोर से कठोर फैसला लीजिए और उससे भी कठोरतम उसका क्रियान्वयन कीजिए और इस समस्या को जड़ से ख़त्म कीजिए। ये सुनने में बड़ा आम लगता होगा क्योंकि हम भारत में पैदा हुए हैं तो हमें लगता है ऐसा ही होता है। दुनिया में ऐसा होता नहीं। इस तरीके से सभी दलों को एक साथ एक आवाज़ में देश में आना ही देश को बहुत ताकत देता है, उसका मनोबल बढ़ाता है, सरकार की हिम्मत बढ़ाता है, सेना की हिम्मत बढ़ाता है। ये उसका कमाल है और वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। एक आध चेहरे इधर उधर होंगे, उनको छोड़ दीजिए, वो होता है। आम आदमी की जहाँ तक बात है, आम आदमी ने भी आपने देखा होगा एकजुटता के साथ बहुत धैर्य दिखाया है और वो लगातार सेना और सरकार की क्रियाकलापों के साथ हैं। उनको पता है कि ये लड़ाई किसी दल की नहीं है, ये देश की लड़ाई है। हाँ, मेरा फिर भी थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर भटके लोगों से निवेदन है। कुछ मीडिया के लोग उसको ऐसे चला रहे हैं जैसे कि कोई हिंदी सिनेमा के लास्ट के 15 मिनट का क्लाइमैक्स होता है जिसमें बैकग्राउंड में दुनिया भर का गोला बारूद और ये इधर उधर की आवाज़ें आती हैं। इसको इतना मेलो ड्रामेटिक नहीं बनाना चाहिए। देश की सुरक्षा और सुरक्षा से संबंधित कोई भी कार्रवाई देश के सबसे गंभीर मसलों में से एक मसला होता है। तो मेरी अपेक्षा रहेगी कि सभी चैनल, सभी पोर्टल, सभी सोशल मीडिया के पोर्टल इसको वही गंभीरता का सम्मान दें जो इस समय वर्तमान हालात में राजनीतिक दल और सरकार दे रही है। इसके अलावा मेरे बहुत से नौजवानों से भी मेरा निवेदन है कि ये कोई होली का हुल्लड़ नहीं है। खून की होली और रंगों की होली में बहुत फ़र्क है। तो हम कहने को कह देते हैं कि खून की होली है, लेकिन युद्ध अपने आप में एक शास्त्र है, एक विज्ञान है। उसको लड़ने का एक बहुत परिपक्व तरीका होता है और उसको विशेषज्ञ लड़ते हैं। उन्हें ही लड़ने दीजिए, आप उनके मनोबल को बढ़ाइए, उन्माद मत बनाइए। एक और लॉट बीच में जो नज़र आई है उस पर मैं और बात कहना चाहूँगा। कुछ लोग होते हैं, मैं मानता हूं कि दुनिया में शांति रहनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, जिस तरीके से दुनिया का विकास हुआ है, सबकी सरहदें हैं, हम सब देश हैं, हर देश की सुरक्षा के लिए सेनाएं हैं और जो सामरिक दृष्टिकोण होते हैं उसमें युद्ध भी होते हैं और आपको आवश्यक है अपने देश के लिए लड़ना पड़ता है। तो उन लोगों से भी मेरा निवेदन है कि जो वर्तमान स्थिति देश की है, जहां सेना सरहद पे लगातार लड़ रही है, किसी की ज़िंदगी की गारंटी नहीं है, नींद की तो बिल्कुल ही गारंटी नहीं है। कम से कम इस तरह के प्रवचन नहीं देना चाहिए कि युद्ध से क्या होता है, युद्ध से लोग मरते हैं और इकोनॉमी में नुकसान होता है और हमको युद्ध नहीं लड़ना चाहिए। ये इन बातों से, इन प्रिंसिपल सबसे ज़्यादा तो फौजी खुद सहमत है कि आप बातचीत से मसलों को निपटाइए कि हमारी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन जब हमको आप जिम्मेवारी दे दें तो पूर्णतया कम से कम हमारे साथ खड़े होकर गोलियां ना चलाएं, तो हमारा मनोबल मजबूत करें, क्योंकि गोली छाती पे हम मार रहे हैं और हम खा रहे हैं। उन लोगों से भी मेरा निवेदन है कि देश की आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाएं और इस आतंक के देश को जड़ से
आतंकवाद और देश को ख़त्म करने की बात करें तो अच्छा है। इस तरह की बातें करना हमारे देश और सेना बल के मनोबल को बढ़ाएगा। एक सवाल आपने बढ़ा दिया, मैं अंतिम दौर की ओर बढ़ रहा था, लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई हमारी सेना कर रही है, क्या लगता है कि इस बार आर या पार कर देना चाहिए क्या? ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, इसका सीधा जवाब नहीं दिया जा सकता है, लेकिन मैं प्रयास करूँगा। देखिए, किसी भी दो देशों के बीच में कोई युद्ध होता है तो उसकी परिस्थितियां हैं, वो मतलब आप मिलिट्री साइंस की भाषा को छोड़ दें, आम भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा, तो उसके कुछ सेट ऑफ सिग्नल्स हैं जो मिलने लगते हैं, जिनसे वो दिशा मिलने लगती है कि ये किस दिशा में जा रहा है। उनकी स्पीड और इंटेंसिटी से ये तय होने लगता है कि ये जो छोटी मोटी स्किर्मिशेस हैं कब लिमिटेड वॉरफेयर में या प्रॉपर कन्वेंशनल वॉरफेयर में कन्वर्ट हो रही हैं, ये दिखने लगता है। वर्तमान परिस्थितियों में जो देखने में आ रहा है कि इनिशियली हमने उनके टेररिस्ट कैंप पे एक्शन लिया, उन्होंने जिस तरीके से हमारे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स पे और सिविलियंस पे हमला किया है तो वो स्टेज एक पेपअप हुआ है। अब इसके आगे जिस तरीके की गतिविधियां हैं, कहीं ना कहीं बॉल जो है पाकिस्तान के कोर्ट में है। अब उनको तय करना पड़ेगा कि वो क्या चाहते हैं। वो जब भी 1 रुपया फेंकेंगे तो यहाँ से सवाया करके वापस दिया जाएगा। ये तो कोई भी स्वाभिमानी और कोई भी मजबूत और भारत जैसा विशाल मजबूत देश और सेना तो नहीं छोड़ेगी। बट पाकिस्तान के वर्तमान स्थितियों में पाकिस्तान के आम जनमानस के हित में है कि अपने हुक्मरानों को, अपनी सेना को और अपने नेताओं को सुधार लें और संभाल लें। ऐसा ना हो कि उनके गलत गुरूर और गलत घटनाओं का अंजाम उनको देश को भुगतना पड़े। और उनकी आम जनता से भी ये भी एक सुझाव है कि जो आतंक के कैंप चल रहे हैं पाकिस्तान में, ये ख़त्म करने की जिम्मेवारी सिर्फ वहाँ की सेना और वहाँ के हुक्मरानों की नहीं है, पाकिस्तान की आम जनता की जिम्मेवारी है कि वो वहाँ की सेना और वहाँ के हुक्मरानों को मजबूर करें कि इस तरीके के काम वहाँ से बंद करें। नहीं तो कल को ये चीत्कार उठेगी कि वहाँ पे महिलाएं मारी गईं, बच्चे मारे गए, अधेड़ मारे गए। युद्ध की सीमाएं जब टूटती हैं तो टूटती चली जाती हैं, फिर उसका नुकसान का भरण सबको करना होता है। तो अगर उनको युद्ध की इस भयावह, भीषण और भीषणतम नुकसान से बचना है तो उन्हें ही अपनी सरकारों पे दबाव बनाना पड़ेगा। हाँ, हमारे देश में ये चर्चा ज़रूर शुरू हो गई है कि अब वक्त आ गया है कि इस समस्या को जड़ से निपटाया जाए। बॉल पाकिस्तान के कोर्ट में है, ये फैसला पाकिस्तान को करना है कि वो समस्या को निपटाएंगे या भारत अब इस समस्या की जड़ को निपटाएगा। मेरा अंतिम क्वेश्चन, जब इस तरीके का माहौल बनता है देश में, तब निजी तौर पे कैसी भावनाएं दिल में होती हैं और बाजू में किस तरीके की हरकत करती है? मेरा निजी सवाल आपसे। ये तो आपने बहुत मतलब दिल के नज़दीक वाला सवाल पूछ दिया है। मैं समाजवादी पार्टी का सैनिक प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ और हम लोग सभी 75 जिलों में संगठनात्मक तरीके से सैनिकों के कल्याण के लिए, उनके हक अधिकारों की कोई ज़रूरतें, कोई समस्याएं, उनको सुलझाने के लिए एक संगठन के तौर पर एकजुट होकर काम करते हैं। और जब पहलगांव की घटना हुई तो अंदाज़ा लगाइए कि पूर्व सैनिक किस तरह की बातें कर रहे होंगे। तो लगातार यही बातें होती हैं कि सर ये बहुत गलत हुआ है, इस पे एक्शन होना चाहिए। और जब एक्शन हुआ तो उसके बाद फिर ये आवाज़ें उठने लगीं कि और एक्शन होना चाहिए, अब इसका हिसाब होना चाहिए। पिछले 4-5 दिन से मैं धन्यवाद दूंगा प्रिंट मीडिया का और मल्टीमीडिया का, उन्होंने भी पूर्व सैनिकों की इन आवाज़ों को उठाया है और दर्शाया है। अब पूर्व सैनिकों में लगातार ये विचलन हो रहा है कि अगर हम युद्ध की परिस्थितियों की तरफ बढ़ चले हैं तो हम रिटायर ज़रूर हो गए हैं, लेकिन हमारी सांसें बाकी हैं। तो सुनने में शायद ये बॉलीवुड जैसा लगेगा, बट आप इसकी मर्म की गहराई में जाएंगे तो आपको बॉलीवुड नहीं लगेगा। पूर्व सैनिक कह रहा है कि हमारी जो बची हुई सांसें भी हैं वो सरहद पे दे दो, ताकि हमारे परिवार वाले हम पे फ़ख्र कर सकें और हम भी खुद पे फ़ख्र कर सकें। जगह जगह से लोगों ने पुरानी वर्दियां निकालनी शुरू कर दी हैं बक्सों से, उनकी फ़ोटोज़ आ रही हैं। और मैं आपके माध्यम से देश के जनमानस को एक और जानकारी देना चाहूँगा कि सेना से जो भी सेवानिवृत्त होता है वो 5 साल के लिए रिजर्विस्ट होता है, यानी कि रिटायर होने के 5 साल तक
कभी भी देश में कोई आपातकाल स्थिति हो तो उसमें बुलाई जा सकती है। हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया है कि इस 5 साल की सीमा को हटा दिया जाए और जो सैनिक कल्याण अधिकारियों के जो हर जिले में दफ्तर हैं वहाँ पे रजिस्ट्रेशन का एक काउंटर खोला जाए, ताकि जो भी पूर्व सैनिक इस होने वाली आशंकित लड़ाई में शामिल होना चाहते हैं वो वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करा सकें और फिर सेना के कमांडर जहाँ जैसा जो इस्तेमाल करना चाहें, ये लाखों पूर्व सैनिक उनके साथ लड़ने को मरने को तैयार है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना कर्नल शरद शरण जी को, इनका साफ तौर पे कहना है कि युद्ध एक बहुत गंभीर विषय है और इस जो युद्ध चल रहा है, ये जो कहा जा सकता है कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब सेना हमारी दे रही है, उसमें बहुत सीरियस होकर के आम लोगों को भी, उन तमाम जिम्मेदार लोगों को भी रहना चाहिए, जिससे कि सेना का मनोबल ना टूटे और सेना के मनोबल को बढ़ाना चाहिए। लेकिन एक पूर्व सैनिक के नाते उनका भी यही मानना है कि जो भावनाएं आम लोग अपने देश के लिए रखते हैं उससे कहीं ज़्यादा भावनाएं और बाजुओं में वो हरकत बढ़ जाती है जब देश में इस तरीके के हालात बनते हैं। कैमरा पर्सन आशुतोष शुक्ल के साथ संजय चौहान, लाइव न्यूज एक्स, लखनऊ।